Hello and welcome back to our channel. In this video, I will discuss the problem from the Advanced Paper 2, Question 10 from the chapter Modern Physics. इस क्वेश्चन को पहले ब्रेक डाउन करके समझते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है जो कि अपने ग्राउंड स्टेट में है। वो एक फोटोन एब्जॉर्व करता है जिसका फ्रीक्वेंसी ν1 है। तो उस फोटोन के एब्जॉर्व करने से वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी लेके निकलता है। तो पहले तो यहाँ पे फिगर बनाते हैं। ये ऐसे कुछ एटम है, ये पॉजिटिव, यहाँ से एनर्जी आया H∈1 का, ये इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, इसकी काइनेटिक एनर्जी हमको दी गई है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये जाके एक पॉजिट्रॉन से कंबाइन हो जाता है और एक पॉजिट्रोनियम आयन बना देता है। बिल्कुल हाइड्रोजन जैसा सिस्टम होता है वो। अभी तो ये चल रहा था 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, कोलिजन से, ये अब इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों एक साथ चिपक के घूमने लगते हैं सब। तो इसमें रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट आएगा और इफेक्टिव मास का। इफेक्टिव मास होता है और दोनों का मास सेम दिया है, इसका m है, इसका भी m है, दोनों का मास सेम है। तो रिड्यूस मास में होता है मल्टीप्लाई अपॉन टोटल सम, m/2 इनका रिड्यूस मास हो जाएगा। यहाँ पे रिड्यूस मास आ गया। उसके बाद इसमें ये एक ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट काइनेटिक एनर्जी इनका 5 हो गया है। ये चिपक के कोलाइड करके एक साथ होके आगे बढ़ रहे हैं सब। और उसके बाद बताना है हमको इन दोनों एनर्जी डिफरेंस में, यहाँ से जो एनर्जी आया और यहाँ से ये जब बना तो यहाँ से एक एनर्जी निकला है H∈2। तो हमको बताना है डेल्टा एनर्जी H∈1 माइनस H∈2 दोनों चीज़ों में, दोनों जो स्टेप्स हुए हैं उसमें कितना एनर्जी का डिफरेंस हो गया है। E1 माइनस E2 हमको बताना है। पॉजिट्रॉन इज समथिंग, इलेक्ट्रॉन पे प्लस चार्ज आ गया, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, नेचर में कम मिलता है बट मोस्टली न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका कोलाइड करने के लिए, कोलाइड जब होता है, पार्टिकल कोलाइड होता है तो बनता है यही। उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला स्टेप ये होगा कि हाइड्रोजन का जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हमको लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन अगर ग्राउंड स्टेट में है तो उसका -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकला 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके और इसको ν1 एनर्जी दिया गया है तो टोटल एनर्जी इसमें हो जाएगा, टोटल एनर्जी फर्स्ट केस में 13.6, तो एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन इन द ग्राउंड स्टेट। लेकिन हमको लिखना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आया है वो उसको बाइंडिंग एनर्जी के बराबर पहले दिया है एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है, माइनस ऑफ ये जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमको टोटल एनर्जी इसके बराबर होगा बाइंडिंग एनर्जी के, बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कोई एनर्जी आया उतना तो उसको चाहिए कि उसके ऑर्बिट को छोड़ कर बाहर निकल जाए, और जब बाहर निकल जाए तो उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिल रहा है, मतलब उससे ज़्यादा एनर्जी है, इससे बाहर निकलने से ज़्यादा एनर्जी उसको और दिया गया है कि वो जाके चलने भी लगेगा। और जस्ट 13.6 होता तो निकल के बस वहीं पे लुढ़क जाता। उसके बाद ये बाइंडिंग एनर्जी माइनस टाइम्स माइनस ऑफ ये जो ग्राउंड स्टेट में है, तो 13.6 हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी 10 वो है तो 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो फर्स्ट केस में एनर्जी आ गया, E1 आ गया, E1 आ गया। अब हमको निकालना पड़ेगा E2 के लिए। हमको पता है इन दोनों का इफेक्टिव मास m/2 हो जाएगा, क्योंकि एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट इफेक्टिवली अगर कोई चीज़ घूम रहा है एक ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट, दोनों चिपक के, तो उनका जो इंडिविजुअल है मास नहीं लिया जाता है। वो जब रोटेट करते हैं एक साथ चलता है तो उसका इफेक्टिव मास लेंगे। और इसमें लगेगा ये क्या कहते हैं, E2 निकालने के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। पहले तो इलेक्ट्रॉन आया तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन पे 10 था,
इनिशियली ई इनिशियल ई फाइनल। इनिशियली इलेक्ट्रॉन बस मूव कर रहा था 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से, लेकिन जो पॉजिट्रॉन था वो अपने तो रेस्ट स्टेट पे था, ये रेस्ट पे है, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि रेस्ट, पॉजिट्रॉन एट रेस्ट, मतलब पॉजिट्रॉन के पास कोई भी एनर्जी नहीं है। और जो उसके बाद E2 यहाँ से जो निकला एनर्जी ये लिखेंगे, और ये दोनों एक साथ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से घूम रहे हैं सब। और हमको बताना है पॉजिट्रॉन का जो इंटरनल एनर्जी अब कितना होगा। पॉजिट्रॉन का भी इंटरनल एनर्जी होगा, वो हमारे लिए आएगा -6.8। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -13.6 Z²/n² तो 1 ही हो जाएगा। और इसमें बस इफेक्टिव वाले मास में ये आ जाता है, इफ रिड्यूस मास में m। और यहाँ पे लिखेंगे -13.6 Z1 है, n1 है, m/2, यहाँ पे m, ये ख़त्म, ये 2 से जाएगा, -6.8 यहाँ पे इसकी पॉजिट्रोनियम आयन की, ये पॉजिट्रोनियम आयन बन गया। पॉजिट्रोनियम आयन की इंटरनल एनर्जी जो इस ग्राउंड स्टेट में था वही यहाँ पे भी लगा है, लेकिन बस इसमें ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है, μ/m। अब हम इसको पॉजिट्रोनियम की 6.8 लिख देंगे E2 की जगह, ये 5 + 6.8, 6.8 5 8 11.8। और हमको निकालना था डेल्टा E1 - E2, E1 23.6, 11.8, 8.2 में से 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 11.7 से 11.8 के रेंज में अगर कुछ भी डाल देते तो सही होता। यही आंसर आ जाएगा। थैंक यू।